बीमा के पैसों का जोरदार तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बीमा के पैसों का जोरदार तमाचा। डॉक्टर साहब, हमारे अस्पताल में जो बूढ़ी महिला 1 हफ्ते से एडमिट है, उसका बेटा 3 दिन पहले यह कहकर चला गया कि अभी बैंक से पैसे निकाल कर आता हूँ, लेकिन 3 दिन से वापस नहीं आया। बूढ़ी माता जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हालांकि हमारे स्टाफ की नर्स उनका ध्यान रख रही है, लेकिन बार बार वो अपने बेटे को याद कर रही है। दवाई भी बड़ी मुश्किल से लेती है, बस एक ही रट लगाए कि उन्हें उनके बेटे से मिला दो, उनके बेटे को बुला दो। डॉक्टर साहब आश्चर्य से नर्स को देखते हैं और अपने कोट को पहनते हुए कहते, अच्छा, उनके बेटे का नंबर नहीं है क्या रिसेप्शन के पास? एक बार उनके बेटे को फ़ोन करो और बोलो कि उनकी माँ बार बार याद कर रही है। लेकिन सर, कितनी बार उनके बेटे को फ़ोन किया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहा। अब तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। आपको पता है डॉक्टर साहब, शहरों में इस तरह के केस होते रहते हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं तो इधर उधर अनजान जगहों पे उन्हें छोड़ जाते हैं और दोबारा पलट कर लेने नहीं आते। उन बूढ़ी माँ के साथ ही यही हुआ है। तभी तो उनका बेटा अभी तक लेने नहीं आया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा, तो बूढ़ी माता जी ने अपना कुछ नाम पता तो बताया होगा? हाँ, बताया था। अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए जूनियर डॉक्टर कहता है, हाँ याद आया, उन्होंने अपना नाम शोभा बताया है और गांव का नाम वीरपुर बताया है। नाम सुनते ही डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं, फटाफट से मुझे उन माता जी के पास ले चलो। डॉक्टर साहब के कमरे से बुजुर्ग माता जी का कमरा 2 मिनट की दूरी पे था, लेकिन आज वो दूरी डॉक्टर साहब को बड़ी लंबी लग रही थी। लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वे कमरे की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके मन में तमाम सवाल गंध रही थी। कहीं वो वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, वो यह नहीं हो सकती। उनके दो बेटे हैं, साथ में काका है, भरा पूरा परिवार है, फिर वो इस हालत में अस्पताल में कैसी हो सकती हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे मन का भ्रम है। यही सब बातें सोचते हुए डॉक्टर साहब नर्स के साथ माता जी के कमरे में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब के कदमों की आहट को सुनकर करवट बदलती हुई शोभा जी कहती है, बेटा तू आ गया, आजा बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अब आया है, कहाँ चला गया था? हल्के रंग की सूती धोती में लिपटी शोभा जी, जिनकी काया सूख एकदम जर्जर हो गई है, चेहरे पे पहले वाली चमक नहीं रही, बाल पककर सफ़ेद हो गए। पलटकर जब डॉक्टर साहब को देखती है तो निराश चेहरे से एक निराशा छा जाती है। माफ़ करना डॉक्टर साहब, मुझे लगा मेरा बेटा आ गया। 3 दिन पहले यह कहकर गया था कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, बैंक से निकाल कर लाता हूँ, फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी कराकर घर ले जाएगा, लेकिन अभी तक लेने नहीं आया। मुझे लगा मेरा बेटा आया है। सुबह जी की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं। उनका हाथ पकड़ के कहते, काकी, आपकी ये हालत कैसी हुई और आप गांव छोड़कर इतने बड़े शहर में कैसे आई? आप तो वीरपुर में रहती हैं। याददाश्त पर जोर डालते हुए शोभा जी कहती है, डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं और तुम मुझे काकी क्यों बुला रही हो? शोभा जी का हाथ अपने सर पे रखते हुए डॉक्टर अजय कहते हैं, काकी, क्या आप अपने अजय को भूल गई? आपका अजय हूँ, जो बचपन में वीरपुर गांव के में आपके पड़ोस में रहता था। आपके हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया है। जितना अपने दोनों बेटों को लाड प्यार किया है, उतना ही मुझे भी किया है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, लेकिन आपने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। हर तीज त्योहार पे थाली भर के खाना भेज देती थी। अजय बेटा, तुम तो इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो। शोभा जी के चेहरे पे एक चमक आ जाती है, बेटा, तुम्हारा तो बचपन का ही सपना पूरा हो गया। हाँ काकी, यह सपना मैंने देखी भी तो आपके ही साथ था। मैं बचपन में हमेशा आपसे कहा करता था कि बड़े होकर के एक डॉक्टर बनूंगा, और देखो आज मैं डॉक्टर बन गया। बेटा, तू बचपन से ही बड़ा होशियार होनहार था, पढ़ाई में बड़ा मन लगता था, इसलिए तो इतना अच्छा डॉक्टर बन गया। तभी पास में खड़ा हुआ जूनियर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब, आप सच में माता जी को जानते हैं?
हाँ हाँ, कैसे नहीं जानूँ। बचपन में माँ का प्यार इन्हीं काकी ने दिया है और काकी आशीर्वाद से ही आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। बचपन में मैंने काकी के हाथ के सिले हुए कुर्ती पैजामा भी पहने हैं। दिवाली पे काकी अपने बच्चों के लिए सिलती थी तो मेरे लिए भी नया कुर्ता पजामा सिल देती थी। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे, लेकिन जितना भी पैसा कमा कर लाते वो नशे में खर्च कर देते थे। मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाई स्कूल में मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया था, जिसे देखते हुए स्कूल के अध्यापकों ने मेरी आगे की पढ़ाई में सहायता की। बाकी सरकार के स्कॉलरशिप की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया और इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर हूँ। और इसमें काकी का भी बहुत साथ है। एक माँ का प्यार दुलार मुझे काकी से ही मिला है। जब भी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती तो मैं काकी से ही ले जाता था। काकी, मेरे गांव छोड़ने से पहले आप अपने बड़ी बेटी बहू के साथ आराम से गांव में रहती थी, फिर इधर दिल्ली जैसे शहर में कैसी आ गई? सुमा जी अपने बेटी और बहू की बातों को सबके सामने इस तरह से बताना नहीं चाहती थी। उनको बताने में बड़ी शर्म आ रही थी कि बहू बेटी उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती थी। 2 गर्म रोटी के लिए बहू कितना कला करती थी। इसलिए बात बनाते हुए कहती, अरे अजय, दिल्ली में छोटा बेटा बहू रहते हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, रहने के लिए सब अच्छे से रख रखे थे। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया मेरा बेटा, जो अभी तक मुझे लेने नहीं आया। पक्का कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया। पर तुम चिंता मत करो बेटा, जैसे आ जाएगा मैं चली जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर अजय शोभा जी के हाव भाव से उनकी परिस्थितियों को भली भांति जान जाते थे और 3 दिन से बेटे का न आना उन्हें बड़ा ही परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा न हो कि काकी का बेटा भी और लोगों की तरह हो जाए, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या किसी अनजान जगह पर छोड़कर उनसे पीछा छुड़ा कर चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। काकी के दोनों बेटे बड़े अच्छे हैं, वो काकी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अजय शोभा जी से कहता, काकी, मुझे काका के जाने की खबर मिली, लेकिन उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, जिससे मैं गांव में नहीं आ पाया। मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, इतना कहकर शोभा जी शांत हो जाती है। काकी, आप अपने बेटे का नंबर दीजिए, मैं उसे फ़ोन करके अस्पताल में ही बुला लेता हूँ। पता नहीं क्यों शोभा जी को ऐसा आभास हो रहा था कि अब उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आएगा, क्योंकि महीने भर से बेटा बहू उनसे यही कहने में लगे हुए थे कि बहुत खा ली तुमने गर्म रोटियां, अब हम तुम्हें कहीं ऐसी जगह छोड़ाएंगे जहाँ तुम्हें ठंडी रोटियां भी नसीब न होगी। गर्म रोटियों की तो बात दूर की, बार बार बेटा उनको वृद्धाश्रम या किसी अनजान जगह पर छोड़ने की धमकी देता था। इसलिए एक अनजान सा डर उनके मन में भी बैठा हुआ था। ऐसा न हो कि कहीं अजय को उनके बेटे की सच्चाई पता चल जाए, इसलिए वो नंबर नहीं देती हैं। लेकिन अजय चुपचाप से रिसेप्शन पर जाता है और दूसरे डॉक्टर से फ़ोन करवाता है। इस बार शोभा जी का बेटा उमेश फ़ोन उठा लेता है। हेलो, आप शोभा जी के बेटे उमेश बोल रहे हैं? आप हफ्ते भर पहले अस्पताल में माता जी को एडमिट करके गए थे, अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है, डिस्चार्ज कराकर घर ले जाइए। सपाट से मना करता हुआ उमेश कहता है, नहीं, मैं तो किसी को भी आपके अस्पताल में एडमिट कराकर नहीं आया। मैं तो 10 दिनों से दिल्ली शहर में भी नहीं हूँ, मुंबई में रहता हूँ और मेरी माँ गांव में रहती है। मुझे दोबारा से फ़ोन करके परेशान करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उमेश फ़ोन काट देता है। उमेश की बातें डॉक्टर अजय के शक को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। वो यह सुनकर दंग भी रह जाता है कि यह काकी के वही बेटे हैं जो बचपन में काकी के आगे पीछे घूमने रहते थे, 24 घंटे काकी से लिपटे रहते थे, एक पल के लिए भी न छोड़ते थे। और काकी भी अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती थी। और आज जब काकी को बच्चों की ज़रूरत है, वो बच्चे उन्हें अनजान शहर में एक अनजान जगह पे छोड़कर चले गए। डॉक्टर अजय को सारा माजरा समझ में आ गया था। रिसेप्शन पे जानकी जी के डिस्चार्ज के कागजात बनवाने का ऑर्डर देते हैं और सारा बिल वगैरह डॉक्टर अजय भर देते हैं। कमरे में जाकर शोभा जी से कहते हैं, काकी, मेरी उमेश से बात हुई है,
वो सच में किसी काम से दिल्ली शहर में गया है। ऐसा करो, तब तक आप मेरे साथ मेरे घर चलो। जब आपका बेटा आ जाएगा तो आप उसके साथ घर चले जाना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? इतने बड़े डॉक्टर को व्यस्त रहोगे, मेरी वजह से परेशान हो जाओगे। क्यों काकी, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते क्या? घर चलिए, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं है, बहुत बड़ा घर है, अकेला रहता हूँ। पिताजी भी बहुत समय पहले छोड़कर चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ घर चलोगे तो मुझे भी घर में अच्छा लगेगा। खाली घर काटने को दौड़ता है अजय जिद करके शोभा जी को घर ले गया। घर तो सच में बहुत बड़ा बना हुआ था। चारों तरफ घर को देखते हुए शोभा जी कहती है, अजय तुमने तो दिल्ली में बहुत बड़ा घर बना लिया है। हाँ काकी, घर जितना नहीं है तो सोचा बचे हुए पैसों से घर ही खरीद लेता हूँ। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। अजय के घर में हर काम के लिए हेल्पर लगे हुए थे। रसोई के 3 हेल्पर है तो मालिक है, साफ सफाई करने के लिए अलग से हेल्पर है। अजय खाना बनाने वाले को समझाते हुए कहता, देखो मेरी काकी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई है, कोई तेल मसाले वाला खाना मत बनाना, सिंपल खाना बनाना जो खाने में स्वादिष्ट हो। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी काकी को ठंडा खाना पसंद नहीं है। वो बात मैं बचपन से ही जानता हूँ। वो खाना बनाते बनाते सबको खाना खिला देती थी और खुद भी फटाफट से गरम गरम खाना खा लेती थी। उन्हें सुबह का खाना शाम को खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अगर कभी खाना बच भी जाता तो वो गाय को खिला देती थी। जी साहब, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना कहकर हेल्पर रसोई में शोभा जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए चला जाता है। इसी तरह से शोभा जी का अजय के घर में एक हफ्ता निकल जाता है। इधर उन्हें कोई परेशानी तो नहीं थी, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। बेटा बहू ने तो उनकी खैर खबर भी नहीं ली और ऐसे अजय के पास रहने में उनको संकोच हो रहा था। लेकिन एक दिन अजय उनके संकोच को दूर करता हुआ कहता है, काकी मैं सोच रहा हूँ आप मेरे साथ हमेशा के लिए इस घर में रुक जाइए, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए भगवान ने माँ के रूप में आपको मेरे पास भेज दिया है। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को कुछ सहारा दे दे। इसमें मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे भी काकी के रूप में माँ मिल जाएगी। और फिर हंसते हुए कहता है, काकी अगर आप घर पे रहेंगे तो जल्दी से मेरी शादी भी करवा देना, वरना घर में कोई बात करने वाला नहीं है। सुबह जी अजय की बात सुन के हाँ कर देती है, क्योंकि इतने दिनों से उन्हें इतना भरोसा तो हो गया था कि अब बेटा उन्हें लेने नहीं आएगा। अजय के हॉस्पिटल जाने के बाद सुबह जी सारे पेड़ पौधों को मैं अच्छी तरह से पानी देती है। अजय उन्हें काम करने से मना करता तो वो कहती, बेटा पूरे दिन घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता, हर काम के लिए तो तुम्हारे घर में हेल्पर लगा हुआ है, मैं पेड़ पौधों में पानी ही देती रहूँगी तो मेरा मन लगा रहेगा। ठीक है काकी, जैसा आप ठीक समझे। एक दिन अजय के पास अचानक से शोभा जी के बड़े बेटी जो कि गांव में रहते हैं उनका फ़ोन आता है और बड़ा बेटा रोते हुए कहता है, अजय तुम गांव आ जाओ, कब आ रहे हो? कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आ जाओ, क्योंकि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। और मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया क्योंकि तुमने मेरी माँ को अपनी माँ के बराबर ही माना था। पिताजी के जाने के समय पर तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए अब माँ के जाने पर तो आ जाओ। उन्होंने तुम्हें अपने एक बेटे से ऐसा ही माना है। पर एक बेटे की बात सुनकर अजय दंग रह गया। कुछ समय के लिए तो वो उसे समझ में नहीं आया कि काकी का बड़ा बेटा उनके जीते जी ऐसा क्यों बोल रहा है, जबकि शोभा जी तो अजय के साथ ही रह रही है। फिर हकलाते हुए अजय कहता है, क्या हुआ था काकी को? अरे अजय, 4 महीने पहले जब वो माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन माँ छोटे बेटे के पास जाने की रट लगाई थी, इसलिए कुछ समय के लिए छोटे भाई के पास माँ को भेज दिया था। बहुत समय से माँ की इच्छा थी कि वो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करे, इसलिए छोटा भाई माँ को गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार ले गया था। उधर भीड़ में माँ पता नहीं कहाँ खो गई। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन
नहीं मिली। एक दिन किसी का छोटे भाई के पास फ़ोन आया कि एक वृद्ध महिला का एक्सीडेंट हो गया है। छोटे भाई ने जाकर देखा तो चेहरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वही काला शॉल और रखा था जिसे जाने से पहले मैंने माँ को खरीद कर दिया था, और उस शॉल को शोभा जी अस्पताल में ही छोड़ आई थी। इसलिए हम दोनों भाई मिलकर माँ की तेरवी कर रहे हैं, तो सोचा तुम्हें फ़ोन कर दे। शोभा जी के बेटे की बात सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सामने कुर्सी पर शोभा जी बैठी थी। शोभा जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी काकी तो कितनी अच्छी है, लेकिन उनके दोनों बेटे ही झूठे निकले। एक अस्पताल में छोड़कर भाग गया और बाद में झूठी कहानी सुनाकर दोनों भाई जीते जी माँ की तेरवी भी करना चाहते हैं। आंसुओं को पोंछकर अजय काकी के पास जाता है और कहता है कि सच सच बताइए काकी, आप गांव में अपने छोटे बेटे बहू के पास क्यों आई थी, और अगर उनके पास आई थी तो उधर माँ समस्या हुई थी जिसकी वजह से वो दोनों आपको अस्पताल में छोड़कर चले गए, क्योंकि अब आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। गांव में आपके दोनों बेटे बहू जीता जी आपकी तेरवी कर रहे हैं। यह बात सुनकर शोभा जी अचंभित रह जाती है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अजय बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे बहू जीते जी मुझे कितना परेशान करते थे। जब मैं अपने बड़े बेटे बहू के पास गांव में रहती थी तो गांव में बहू मुझसे सारा काम करवाती थी। गाय भैंसों का काम भी मैं ही देखती थी, साफ सफाई का काम भी करती, ढेर सारे बर्तन धुलती। बहू सिर्फ खाना बनाती, और जब मैं बहू से खाना मांगती तो वो मुझे रात की बासी रोटी उठाकर खाने को दे देती। मुझे बासी रोटी नहीं खाई जाती थी। मैं बहू से कहती, बेटा मेरे लिए तू गर्म रोटी बना दिया करो, मुझे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। भले ही चार की जगह तू रोटी दे दिया करो, लेकिन गर्म दिया करो। बड़ी बहू चिल्लाते हुए कहती, बड़ी आई गर्म रोटी खाने को, मेरे घर में जो ठंडा बासी बचता है चुपचाप वो खा लिया करो। गर्म रोटी मेरे पति और मैं खाऊंगी, तुम्हारे लिए तो रात की बची हुई रोटियां ही काफ़ी हैं। इतना कहकर बहू रात की रोटियां निकाल कर और पतली सी दाल शोभा जी को दे देती है। खाना देखते ही शोभा जी की भूख भाग गई। उस समय वो खाना नहीं खाती है, लेकिन कब तक वो खाना नहीं खाएगी। एक दो बार उन्होंने बेटे से भी कहा तो बेटा भी चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या माँ, घर में अगर बासी खाना बच जाता है तो कहाँ फेंके, अच्छा है कि तुम खा लिया करो, अन्य फेंकना नहीं पड़ेगा। बेचारी शोभा जी क्या करती, आखिर में उन्हें वो बासी खाना खाना ही पड़ा। बेमन से वो ठंडे खाने को खाने लगी। अब तो बहू की रोज ही आदत पड़ गई थी। रात को जो भी बचता वो सब कुछ शोभा जी को खाने के लिए रख देती। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार को देखकर एक दिन शोभा जी अपने छोटे बेटे को फ़ोन करती है। कहती है, बेटा बहुत कुछ दिनों के लिए तुम लोग घर आ जाओ। उन्हें लग रहा था कि घर पे छोटा बेटा बहू आएंगे तो वो घर का माहौल देखेंगे तो कुछ तो मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन शोभा जी के बोलते ही छोटा बेटा कहता, अरे माँ, मैं भी सोच रहा था कि आपको अपने पास बुला लो, बहुत दिन हो गए आप मेरे पास नहीं आई, पिताजी को गए पूरा साल हो गया है। बेटे की बात सुनकर शोभा जी खुश हो जाती है। अपने बड़े बेटे को बताती है तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, हाँ चली जाओ अपने छोटे बेटे के पास, लेकिन पिताजी की बीमा के पैसे हैं वो मुझे तुम देकर नहीं जाओगे, मुझे सारे पैसे देकर जाओगे। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम अपने छोटे बेटे के पास जाकर सारे पैसे उसे दे देना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बीमा के पैसे अभी मैं किसी को नहीं दूंगी, मेरे पास ही रहेंगे। मेरे मरने के बाद भले ही तुम दोनों आधे आधे ले लेना। नहीं माँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पैसे मुझे देकर जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाओ। ज़बरदस्ती बेटा बहू उनसे बीमा के पैसे लेकर अपने पास रख लेते। उसके बाद जब छोटा वाला बेटा मुझे अपने साथ लेकर गया तो 2-4 दिन तो छोटी बहू ने मेरी आवभगत बड़े गरम गरम खाना बनाकर खिलाया। मैं भी अपने छोटे बहू बेटे के व्यवहार को देखकर बहुत खुश थी। इधर बड़ा बेटा बहू को भी पता चल गया था कि छोटा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, जो मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। एक दिन
बेटा, बहू के कमरे से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। बहू कह रही थी, तुम्हारी माँ को आए हुए 4 दिन हो गए, अभी तक बीमा के पैसे हमें नहीं दिए। अरे, हमने बुलाया ही उन्हें इसलिए था कि पिताजी के बीमा के पैसे हम ले लेंगे, लेकिन वो तो चुपचाप अपने बैग में ताला लगा कर रखे हैं। या तो तुम अपनी माँ से बीमा के पैसे लेने के लिए बात करो, नहीं तो वापस से गाँव छोड़ आओ। 4 दिनों से बुढ़िया की आवभगत करनी पड़ रही है। अरे डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आज ही माँ से बात करूँगा। शोभा जी अपने छोटे बेटे बहू की बातों को सुनकर परेशान हो गई। पति के जाने के बाद दोनों बेटे इतना बदल जाएंगे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। दोनों बेटे बहू के व्यवहार को देखकर उन्हें सदमा सा लग गया और वो बीमार पड़ गई। इधर बहू बेटे को भी पता चला कि माँ के सारे पैसे बड़े भाई ने गाँव में ही छुपा लिए हैं। फिर तो उन दोनों का व्यवहार एकदम से बदल गया। न तो समय से खाने को देते और न ही उनमें से कोई बात करता। बस एक कमरे में कोने में बेजान से पड़ी रहती। बहू बेटी में अलग झगड़ा होता रहता। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा घर गंदा रहता है, बीमार पड़ी रहती है, घर में बीमारियाँ फैली रहती है। कहीं छोड़ क्यों नहीं आती हो अपनी माँ को? या कि वृद्धाश्रम में छोड़ दो, या कहीं अनजान जगह छोड़ आओ, या फिर उन्हें गांव ही छोड़ आओ। नहीं, उन्हें गांव नहीं छोड़ सकता। गांव वापस लेकर गया तो सब मुझ पे हंसेंगे, इसलिए मुझे माँ को किसी अनजान जगह पर ही छोड़ना पड़ेगा। और सच में बेटा, एक दिन मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया और मेरी छोटी हरिद्वार में जाकर खोने की खबर फैला दी। और आज तो मेरे बेटे बहू मेरी तेरवी भी कर रहे हैं। इतना कहकर शोभा जी फूट फूट के रोने लगती है। अजय दिलासा दिलाता है, काकी एक काम करो, जल्दी से अपना सामान लो, हम दोनों गांव चलते हैं। बेटा, मैं गांव जाकर क्या करूंगी? जब मेरे बेटे ने मुझे जीती जी मार दी और जब मैं उनके लिए जिंदा थी तब कौन सा उन्होंने मुझे सुख दिए हैं। अब तो मैं उन लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। काकी शक्ल नहीं देखना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। जो उन लोगों ने आपके साथ किया है वो सही नहीं है। आपकी बेटी बहू एक नंबर की स्वार्थी और मक्कार है। उन्हें सिर्फ आपके पैसों से मतलब है, न कि अपनी माँ से। पैसे छीनने के बाद उन्होंने आपकी खैर खबर तक नहीं ली। तय समय पे अजय शोभा जी को लेकर पीरपुर गांव पहुंच गया। पीरपुर में पहले से ही भीड़ भाड़ थी। शोभा जी एक लंबा सा घूंघट निकालकर अजय के साथ अपने ही घर में अपनी तेरवी में गई। घर में इतनी भीड़ भाड़ है कि किसी ने शोभा जी पे ध्यान ही नहीं दिया। अपनी फोटो के पास शोभा जी बैठ जाती है। बहू दहाड़े मार मार के रो रही है, माँ जी तुम क्यों चली गई? अभी तो तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तुम हमको छोड़कर चली गई, इस दुनिया से चली गई। बहू के ड्रामे को देखकर शोभा जी का बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी बेटा खाने की थाली लाकर माँ की फोटो के आगे भोग लगाते हुए कहता, माँ खाना खा लो, तुम्हें गरम गरम खाने का बहुत शौक था। आज देखो माँ, तुम्हारी पसंद के 56 भोग बनाए हैं। मखाने की खीर से लेकर पनीर और छोले की सब्जी सब कुछ बनाया है। तुम्हें कचौरियाँ बहुत पसंद थी, मैंने तुम्हारी तेरहवीं में कचौरियाँ भी बनवाई है। पास में खड़े हुए रिश्तेदार बहू बेटों की तारीफ करने लगती हैं कि कितने अच्छे बहू बेटे हैं जो अपनी माँ के पसंद के खाने को बना कर उनकी तेरहवीं भी कर रहे हैं। लेकिन जानकी जी को यह बात सुनकर बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस समय तो वो कुछ नहीं कहती क्योंकि अजय ने उसे मना किया था। तभी शोर शराब की आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटा सा बच्चा कमरे में आकर दोनों बेटे से कहता है, बाहर जाओ, जल्दी से बाहर जाओ, पुलिस आई है। बहुत सारी पुलिस हमारे घर के बाहर खड़ी है। बेटी बहू आनन फानन में बाहर की तरफ भागते हैं कि पुलिस क्यों आई है। पुलिस बेटों को गिरफ्तार करते हुए कहती है कि तुमने अपनी माँ की मौत की झूठी खबर फैलाई है। तुम्हारी माँ मरी नहीं है और तुम उनकी तेरहवीं कर रही हो। सामाजिक तौर पे इतना बड़ा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जीते जी अपनी माँ को मार रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी माँ को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तभी तो हम दोनों भाई उनकी तेरहवीं कर रहे हैं। देखो हमारे घर में कितने सारे रिश्तेदार आए हैं, खाना बना हुआ है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या मैं जीते जी उनकी तेरहवीं भी करता? हाँ, छोटा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप
वापस आइए। एक डंडा बड़े बेटे की पीठ पे लगाते हुए इंस्पेक्टर साहब कहता है, तुम दोनों सच सच बताते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, या फिर मैं तुम चारों लोगों को ले चलूं जेल की चक्की पिसवाने के लिए। गांव के सभी लोग भी बेटे बहू के पक्ष में आकर कहने लगते हैं, अरे इंस्पेक्टर साहब, यह दोनों तो बड़े ही भले हैं। देखो अपनी माँ की तेरवी भी कितने अच्छे से कर रहे हैं। बहुआ का रो रो कर बुरा हाल है, और तुम कह रहे हो कि इन दोनों ने माँ के साथ कुछ किया है। यह दोनों ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो इन दोनों को। सारे रिश्तेदार भी यही कह रहे थे कि शोभा जी अब जिंदा नहीं है। तभी अजय आता है और कहता है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो दोनों ही बेटे चिल्लाते हुए कहते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अजय, किसी के मरने का क्या कोई सबूत होता है कि अगर वो मर गया है, और अगर तुम्हारे पास उनके जिंदा होने का कोई सबूत है तो वरना फालतू का सिर पैर की बात मत करो। मुझे सब समझ में आ रहा है, इन पुलिस वालों को भी तुमने ही बुलाया है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आप लोगों को बुलाया है, और इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ, क्योंकि शोभा काकी अभी जिंदा है और वो उसी कमरे में बैठी है जिस कमरे में इन लोगों ने फोटो लगवा कर हाथ चढ़ाया हुआ है। अजय की यह बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वापस आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। बहू कमरे की तरफ भागती है तो देखती है कमरे में एक कोने में हार वाली फोटो के पास शोभा जी बैठी हुई है। अब उन्होंने अपने चेहरे पर पर्दा नहीं किया है। उनको देखकर दोनों बहू हर बराते गिरती पड़ती आती है और कहती है, भूत भूत, कमरे में माँ जी का भूत बैठा है। बहू की बात सुनकर गांव गली के और रिश्तेदार कमरे में जाते हैं तो सच में शोभा जी बैठी हुई है। कुछ लोग तो उन्हें देखकर डर जाते हैं कि कहीं ये सच में शोभा जी का भूत तो नहीं है। शोभा जी कमरे से उठकर बाहर आती है और अपने बेटों को गाल पर एक एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, शर्म करो नालायकों, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए तुम दोनों ने अपनी ही माँ की तेरवी तो कर रहे हो, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि तुम माँ के साथ कैसे व्यवहार करते थे। एक अनजान शहर में अस्पताल में अपनी माँ को अकेला छोड़कर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, अपनी माँ को मारने के जुर्म में न सही पर अपनी माँ को धोखा देने के जुर्म में इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। फिर शोभा जी की बहुओं की तरफ बढ़ती है तो बहुएं उन्हें देखकर डर भागने लगती हैं, क्योंकि अभी भी वो शोभा जी के भूत के सदमे से बाहर नहीं निकली है। तो शोभा जी कहती, क्या हुआ बहू? अभी अंदर तो बड़ी दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि तुम दोनों को मेरे साथ की बहुत ज़रूरत है। अब आओ, मैं तुम्हें साथ देने आई हूँ। मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? पूरे गांव और रिश्तेदार के सामने शोभा जी के दोनों बेटी और बहुओं की पोल खुल जाती है कि दोनों किस तरह से अपनी माँ के साथ व्यवहार करते थे। उनके पैसे छीन लिया, अनजान शहर में छोड़कर आ गए, फिर उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। सभी लोग उन पर थू थू करने लगते हैं। और हाँ बेटा, जल्दी से मेरे बीमा के पैसे भी लौटाने का बंदोबस्त कर देना, साथ ही घर को भी खाली कर देना। मैं इस घर को बेचकर शहर में अजय के साथ ही रहूंगी। तुम अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लेना। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे घर से नहीं निकाल सकती। इस घर पे मेरा भी तो हक है। उन सारे हक को अब मैं तुम दोनों से खो दिया है। जल्दी से जल्दी मेरे घर को खाली कर दो और मेरे बीमा के पैसे वापस कर दो, और दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। 1 हफ्ते बाद मैं अजय के साथ वापस आऊँगी। चारों तरफ दोनों बेटों बहुओं की थू थू होने लगती हैं। सभी लोग उन दोनों की बुराइयां करते हैं। धिक्कार है ऐसे बेटे बहुओं पर। अब तो चारों लोगों को अपना मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। वह मुँह छुपाने छुप कर पुलिस के साथ चले जाते हैं। इधर शोभा जी अजय के साथ वापस लौट आए और बाद में दोनों बेटों से अपने बीमा के पैसे और घर भी ले लेती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।